मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। देखिए प्यारे बच्चों, ये प्रश्न वो हैं जो कि कई सालों से बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्यारे बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि आप आज उन प्रश्नों की तैयारी करके जाए जो कि 25 फरवरी को आपको ये पेपर में रखे मिले। चलिए बात करते हैं प्यारे बच्चों। पहला जो प्रश्न दिया गया है वो है क्या होता है जब में, ठीक है, जिसमें आपको अभिक्रिया दिखानी है और पूछा जाता है कि आपको इससे अभिक्रिया कराने से क्या क्या बनेगा। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है कि एसिटिल्डिहाइड तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। देखिए एसिटिल्डिहाइड तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्यारे बच्चों ये अभिक्रिया एल्डोल संघनन अभिक्रिया है। ठीक है, तो एसिटिल्डिहाइड के इसमें दो अणु लेते हैं CH3 और तोड़कर लेते हैं, ठीक है, CHO को। एक और लेते हैं CH3CHO को, जिसको भी क्या करते हैं हम तोड़ के लेते हैं। ठीक है, यहां से क्या होगा कि HO के साथ जाएगा जो कि हाइड्रोक्सी रूप बनाएगा, तो बनेगा CH3CH, इसके साथ आ जाएगा OH। ठीक है, और CH2 इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा CH2CHO, तो ये बन गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल संघनन अभिक्रिया, जो कि क्षार की उपस्थिति में होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति है, NaOH लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस अभिक्रिया को सही से पढ़ के जाना, बहुत मोस्ट अभिक्रिया है एल्डोल संघनन। या तो नेमिंग अभिक्रिया में पूछी जाएगी या हो सकता है आपसे पूछी जाए क्या होता है जब में। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया एसीटोन को ठोस बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। देखिए ये भी एल्डोल संघनन में है। ठीक है, यहां पर भी हम एसीटोन के दो अणु लेते हैं CH3COCH3। ठीक है, एक अणु और लेते हैं जिसमें से H को बाहर कर देंगे। ठीक है, ये H इसके साथ हाइड्रोक्सी समूह बनाएगा CH3OH। क्लियर है, फिर CH3 आ जाएगा नीचे, ये वाला CH3 आ जाएगा नीचे, ये वाला C इसके साथ बॉन्ड बनाएगा CH2 और COCH3। क्लियर है, तो ये है बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति, मतलब ये भी क्षार की उपस्थिति में है। ठीक है, ये दोनों अभिक्रिया बहुत मोस्ट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। प्यारे बच्चों इनको सही से क्लियर करके जाना है, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, अगली अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। कैनिजारो अभिक्रिया है, SCHO NaOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है प्यारे बच्चों, इस अभिक्रिया में रिडॉक्स अभिक्रिया बोल सकते हैं। इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। जैसे मान लीजिए SCHO है, ठीक है, अगर हम SCHO का अपचयन कराते हैं तो बनाता है CH3OH। ठीक है, अगर हम इसी का क्या करा दे, ऑक्सीकरण करा दे तो बनाएगा HCOOH। फिर HCOOH की अभिक्रिया NaOH से कराएंगे तो बनाएगा फॉर्मेट HCOONA। ठीक है, तो इसमें रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है। NaOH जो लिया जाता है 50% लिया जाता है। कैनिजारो अभिक्रिया बहुत मोस्ट अभिक्रिया है, आप आगे दो लगा सकते हो, अभिक्रिया बैलेंस हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों बहुत ही सही तरीके से इन अभिक्रिया को पढ़ के जाना है। ठीक है, इसके बाद है एसिटिल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया करता है, मतलब C6H5CHO, सॉरी एसिटिल्डिहाइड है, ठीक है, मतलब CH3CHO। ठीक है, फेनिल हाइड्रोजीन इसका सूत्र होता है C6H5NHNH2। ठीक है, ये होता है फेनिल हाइड्रोजीन का सूत्र। तो यहां से क्या होगा, यहां से दो H हटेंगे, यहां से O ले जाएंगे, H2 बाहर हो जाएगा। ठीक है, जब H2 बाहर होगा इधर बचेगा CH3CH, CH3CH बचा और इधर बचा N। तो N और CH के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि यहां से N के साथ जो दो H थे वो हट गए और इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन था वो हट गया। ठीक है, तो N के साथ डबल बॉन्ड आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं N इंटू N, NHC6H5। क्लियर है, तो ये अभिक्रिया इस प्रकार से कंप्लीट होगी। अगर एसिटिल्डिहाइड की अभिक्रिया फेनिल हाइड्रोजीन के साथ आ जाए तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से करके आनी CH3CH डबल बॉन्ड N इंटू NHC6H5। ठीक है, अब इसके बाद है अगली अभिक्रिया है शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है। मेथिल आयोडाइड मतलब CH3I।
किससे हो रही है, Mg से हो रही है। शुष्क ईथर प्रेजेंटेशन है, ठीक है, लिख सकते हैं ड्राई ईथर। इसमें प्यारे बच्चों ग्रिकनाइड अभिकर्मक बनेगा CH3Mgi, क्या बनेगा, ग्रिकनाइड अभिकर्मक। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ये फॉर्मूला है, इस पर बोर्ड एग्जाम में अभिक्रिया जरूर पूछी जाती है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल के निर्माण में, ठीक है। इसके बाद है अगला प्रश्न, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड से होती है। क्लोरोबेंजीन का सूत्र होता है, बेंजीन की नाभिक पर सीएल लगा दो, जलीय NaOH से करानी है, ठीक है। Na की अभिक्रिया Cl से हो जाएगी और बन जाएगा फिनॉल C6H5OH प्लस NaCl, क्लियर है, फिनॉल बन जाता है। मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया KCl से होती है, मतलब CH3I की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से हम करा रहे हैं, तो यहां से क्या निकल जाएगा प्यारे बच्चों, KI पोटेशियम आयोडाइड बाहर हो जाएगा, बन जाएगा CH3Cl मेथिल साइनाइड, ठीक है। इसके बाद अगली अभिक्रिया है जो कि N-ब्यूटिल क्लोराइड, मतलब CH3CH2CH2CH2Cl, ब्यूटिल मतलब 4 कार्बन, ठीक है। एल्कोहलिक KOH से करानी है, तो जब एल्कोहलिक KOH से कराएंगे प्यारे बच्चों तो क्या होगा, K की अभिक्रिया इसमें Cl से होनी है, K की अभिक्रिया Cl से होनी, इस कार्बन से Cl हटेगा, इस कार्बन से हटेगा प्यारे बच्चों H, तो OH यहां से मिलेगा, H2 बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक तो बचा क्या, CH3CH2 CH3CH2, इस कार्बन पर एक H कम हो गया तो ये हो गया CH, ठीक है, इधर आ गया CH2 क्योंकि इधर से Cl हट गया, तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो N ब्यूटिल क्लोराइड की अभिक्रिया अगर एल्कोहलिक KOH से कराते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और जल बाहर होता है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट अभिक्रिया, एथिल क्लोराइड जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करता है, C2H5Cl, जलीय KOH, तो जलीय KOH से अभिक्रिया कराएंगे तो KCl बाहर हो जाएगा, सीधे सीधा क्या बन जाएगा, एथिल एल्कोहल C2H5OH। अब इसके बाद है नेक्स्ट अभिक्रिया जो है एसिटाल्डिहाइड की क्रिया टॉलेन अभिकर्मक से होती है, Ag2O फॉर्मूला होता है टॉलेन अभिकर्मक का, ऑक्सीकरण करता है तो CH3CHO का क्या हो जाएगा, CH3COOH और 2Ag, कह सकते हैं रजत दर्पण प्राप्त होता है। टॉलेन अभिकर्मक का फॉर्मूला ये है, ठीक है, याद रखना, ऑक्सीकरण करता है। बेंजामाइड, ठीक है, अम्लीय जल अपघटन कराया जाता है, बेंजामाइड होता है C6H5CONH2, जल अपघटन HOH करा रहा है तो यहां से H हटेगा, यहां से NH2 NH3 गैस बाहर हो जाएगी और ये बन जाएगा C6H5COOH बेंजोइक एसिड। बहुत ही सरल अभिक्रिया है, बस प्यारे बच्चों इस वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार देखना है, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत बेटर हो जाएगी और उन अभिक्रियाओं को हम बता रहे हैं जो कि कई सालों से बोर्ड परीक्षा में मिलती हैं। अगली है एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथिल ब्रोमाइड मतलब C2H5Br, सोडियम एथॉक्साइड C2H5ONA, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है, Na की अभिक्रिया Br से हो जाएगी, ये बन जाएगा C2H5O डाई एथिल ईथर और साथ में क्या निकलेगा NaBr, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, इसको सही से याद रखना है, एथिल ब्रोमाइड C2H5Br और C2H5ONA की अभिक्रिया कराते हैं, डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। नेमिंग अभिक्रिया में भी पूछी जाती है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है, तो इसी अभिक्रिया को आपको करके आना है। इसके बाद 13वीं अभिक्रिया कैल्शियम एसीटेट CH3COO का होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम फॉर्मेट का होता है HCOO का होल ट्वाइस Ca के मिश्रण को शुष्क आश्वन किया जाता है, तो प्यारे बच्चों इसमें बनता है एसिटाल्डिहाइड। CH3CHO के 2 अणु बनते हैं
और साथ में निकलता है कैल्शियम कार्बोनेट। आगे 2 लगा देंगे। अभिक्रिया बैलेंस है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है क्योंकि ये टफ है, इसको सही से पढ़ के जाना है आपको। ठीक है, अगला है 14वीं अभिक्रिया जो है फॉर्मिक अम्ल को फेलिंग विलयन HCOOH CuO आगे 2 लगा लेंगे के साथ जब गर्म करते हैं तो क्या होता है Cu2O H2O और CO2। इस प्रकार से जो फॉर्मिक अम्ल होता है टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, इसमें से जल निकलता है। ठीक है, फिर इसके बाद है 14 अभिक्रिया एनिसोल। एनिसोल होता है बेंजीन की नाभिक पर OCH3 लगा दो। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एसिटिलिक क्लोराइड CH3COCl से कराते हैं। ठीक है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में तो CH3COCl से कराते हैं प्यारे बच्चों। तो क्या होगा, ये अभिक्रिया ऑर्थो और पैरा पर होगी, HCl बाहर हो जाएगा, इसमें COCH3 एक बार ऑर्थो पर लगेगा और एक बार प्यारे बच्चों पैरा पर लगेगा। ये हो गए एनिसोल का फॉर्मूला। एसिटिलीकरण बोल सकते हैं, जिसमें क्या होगा, एक बार ऑर्थो पर COCH3 लगेगा, एक बार लगेगा पैरा पर। क्लियर है कि अगला प्रश्न दिया गया है प्यारे बच्चों, एक वैद्युत अपघट्य के 2 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी हो जाती है। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक इतना दिया गया है, मोलक द्रव्यमान ज्ञात करना है। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें सूत्र लगेगा डेल्टा TF बराबर स्मॉल w गुणा 1000 गुणा KF M गुणा बड़ा W। मोलक द्रव्यमान निकालना मतलब हमको M निकालना, तो जब M को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल w गुणा 1000 गुणा KF डेल्टा TF गुणा बड़ा W। ठीक है, अब यहां पर मान रखते हैं क्या क्या दिया गया है। स्मॉल w मतलब 2 ग्राम 1000, KF अवनमन स्थिरांक 5.12, डेल्टा TF हो गया कमी हो गई 0.40, बड़ा W मतलब ज्यादा मात्रा 50। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दीजिए, 1 और 1 2 0 कैंसिल हो गए, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से 5 कैंसिल हो गए, कितना आ गया, तो M बराबर निकल के आया जो 512 ग्राम प्रति मोल। क्लियर है, तो ये हमसे पूछा गया था कि विलय का मोलक द्रव्यमान क्या होगा। देखिए प्यारे बच्चों, आपसे हम सीधा बता दे रहे हैं कि हिमांक में अवनमन क्वथनांक में उन्नयन पर एक प्रश्न 100% आएगा बोर्ड एग्जाम में, तो सभी सवाल इसी आधार पर करके आने, हिमांक में अवनमन आ जाएगा तो यही फॉर्मूला लगना है। क्लियर है, क्वथनांक में उन्नयन का आगे सवाल आ रहा है, उसमें हम बताएंगे। ठीक है, तो ये सवाल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट है। अब है अगला प्रश्न दिया गया है 0.1 मोल प्रति लीटर KCl विलयन से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है। ठीक है, तथा 0.02 मोल प्रति लीटर KCl विलयन की प्रतिरोधकता 500 ओम है। तो 0.02 मोल प्रति लीटर KCl विलयन की चालकता एवं मोलक चालकता ज्ञात करनी है। देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर हमको 2 विलयन दिए गए, एक विलयन की चालकता जो दी गई है, सांद्रता बोल सकते हैं, वो कितनी है 0.1 मोल प्रति लीटर। दूसरे विलयन की कितनी दी गई है 0.02 मोल प्रति लीटर। ठीक है, अब 0.02 जिसकी सांद्रता दी गई है उसके लिए हमें क्या निकालनी है, चालकता और मोलर चालकता। ठीक है, तो पहले हम इससे बात करते हैं। इससे क्यों करेंगे, देखिए 0.1 मोल प्रति लीटर विलयन के लिए। क्लियर है, ठीक है, इसके लिए जो विलयन का चालकता सेल का जो प्रतिरोध दिया गया है वो R बराबर 100 ओम है, और फिर बोला गया कि 0.1 मोल प्रति लीटर KCl विलयन की चालकता मतलब कप्पा हमको दिया गया है 1.29
साइमन मीटर इनवर्स, सॉरी हाँ मीटर इनवर्स होगा। अब यहां से क्या करेंगे, हम यहां से सेल स्थिरांक ज्ञात करेंगे, क्योंकि सेल स्थिरांक दोनों विलयनों के लिए समान होगा। तो सेल स्थिरांक होता है G बराबर कप्पा गुणा R। कप्पा कितना दिया गया 1.29, R कितना दिया गया 100, तो यहां से आ जाएगा 129 मीटर। ठीक है, लेकिन इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या होगा, G बराबर 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आगे जाके जो मात्रा हमें लेने सेंटीमीटर में लेने हैं। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर 100 से भाग दे दिया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए। यहां से G निकल कर आ गया, सेल स्थिरांक निकल के आ गया 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। अब हम बात करेंगे दूसरा जो बिलियन दिया गया है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो उसकी जब बात करेंगे तो इसके लिए हमें क्या निकालना है, चालकता निकालनी है, कप्पा निकालना है। ठीक है, तो कप्पा निकालने के लिए क्या लगा देंगे, यही सूत्र लगा देंगे, कप्पा बराबर G बटे R। G कितना है 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, R, अब R क्या है, R मतलब 0.02 बिलियन के लिए R जो दिया गया 500 ओम है, 500 ओम। ठीक है, इसको इतना ही रहने देते हैं। यहां से क्या निकल के आ गया, ये 0.02 बिलियन के लिए चालकता निकल कर आ गई, कप्पा निकल कर आ गया। ठीक है, अब हमें मोलर चालकता ज्ञात करनी है, लैम्डा एम। तो लैम्डा एम बराबर होता है कप्पा गुणा 1000 बटे सी। कप्पा कितना निकाला हमने 1.29 गुणा में 1000, ये आ गया बटे में सी, ये दी गई है विलयन की सांद्रता। तो 1.29 के नीचे कितना दिया गया 500 रख लो, उसके बाद 0.02। ठीक है, दशमलव से दशमलव कर दो कैंसिल, 500 दूनी 1000, 2 से 2 कट गए, कितना आ गया 129 आ गया। तो कितना निकल के आया, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आंसर आ गया। तो 129 जो निकल के आया वो कौन से विलेन के लिए निकल के आया प्यारे बच्चों, उस विलेन के लिए निकल के आया जिसकी सांद्रता कितनी थी 0.02, और यही हमसे पूछा गया था। देखो ये तो लैम्डा एम निकल के आ गया, मतलब उसकी मोल चालकता। यहां से हमने कप्पा निकाली, इतना भी छोड़ के आ सकते हो, इतना भी आंसर सही है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, सेल स्थिरांक निकाला। सेल स्थिरांक किससे निकाला हमने, इस वाले विलियन से, जिससे हमने क्या निकाल लिया, आर निकाल लिया। आर निकालने के बाद फिर दोबारा पुनः सूत्र लगा दिया, कप्पा बराबर G अपॉन आर। ठीक है, तो फॉर्मूले पता होना चाहिए, कैलकुलेशन आनी चाहिए। बहुत ही सिंपल सवाल है, दिखने में थोड़ा टफ लग रहा था लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, अभिक्रिया 2A उत्पाद में एक ही सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल प्रति लीटर से घटकर 0.4 मोल प्रति लीटर हो जाते, इस समय अंतराल में अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना है। देखिए एक अभिक्रिया है 2A और प्रोडक्ट, अभिक्रिया का वेग निकालना है। तो औसत वेग बराबर फॉर्मूला होता है माइनस के 1/2। अब आप सोचेंगे माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि अभिक्रिया में ह्रास हो रहा है, अभिक्रिया में कमी हो रही है। ठीक है, माइनस का 1/2 और डेल्टा ए डेल्टा टी बराबर माइनस के 1/2, इसकी जगह ले सकते हैं A2 और इसकी जगह ले सकते हैं हम A1 बटा डेल्टा टी। ठीक है, अब यहां पर हम रखते हैं मान जो हमको दिए गए हैं, माइनस का 1/2, A2 कितना दिया गया है 0.4, A1 कितना दिया गया है 0.5, डेल्टा टी मतलब 10 मिनट का समय अंतराल है। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या आएगा प्यारे बच्चों, माइनस का 1/2 गुणा, यहां बचेगा माइनस का 0.1 बटा 10। ठीक है,
क्योंकि 0.4 में से 0.5 गया तो माइनस का 0.1 बचा। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, पॉइंट हटाओगे तो कितना आ जाएगा, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 1/100। जब 2 की भाग 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 2 की भाग जब 1 में करेंगे तो 0.5 आएगा, और 100 जाकर ऊपर किसको जाएंगे, ऐसे लिख सकते हैं, या इसको 10 की घात में लिख सकते हैं। ठीक है, 10 की घात कितनी हो जाएगी, -2। तो यही क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग पूछा था हमसे, तो अभिक्रिया का वेग निकल के आया, वो कितना है, 0.5 इंटू 10⁻²। ठीक है, अब अगला प्रश्न दिया गया, एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक ए है जिसकी क्लोरोफॉर्म QH के साथ अपक्रिया से उत्पाद B बनता है। ठीक है, गलत दे दिया यहाँ पर C, जिसका चूर्ण जिंक चूर्ण के साथ आचमन करने पर क्या बनता है, C यहाँ बनेगा। ठीक है, C बनता है, और C के बाद C के ऑक्सीकरण से ये फॉर्मूला बनेगा, कौन सा, D बनेगा। तो सबसे पहले हमको A पहचानना है कि A क्या होगा, और वो भी कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक अभिक्रिया का फील आ रहा है, वो है रायमर टीमन अभिक्रिया लग रही है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक केमिस्ट्री से होती है। तो ए जो आएगा फिनॉल आएगा, याद रखना इसमें, ए फिनॉल आएगा, CHCl3, और केवैसे जब कराएंगे तो क्या बनता है, सैलिसिलडिहाइड बनता है। ठीक है, बैलेंस कर सकते हो, 3KCl और 2H2O बाहर। ठीक है, ये तो प्राप्त हो गया ए हमने क्या लिया, एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक कौन सा है, फिनॉल लिया। ये प्राप्त हो गया बी। अब इसका क्या किया जा रहा है, जो बी प्राप्त हुआ है, बी का जिंक चूर्ण के साथ आसमन करते हैं, मतलब Zn के साथ। जब Zn के साथ आसमन करेंगे तो ZnO निकल जाएगा, ये सीधा सीधा बन जाएगा बेंजिल्डिहाइड। ये वाला H इसी पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये CHO लग जाएगा नाभिक पर, बेंजिल्डिहाइड बन गया। ये बन गया प्यारे बच्चों क्या, C का हम क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं। तो जब C का ऑक्सीकरण करेंगे तो CHO कन्वर्टेड किस में हो जाता है, COOH में हो जाएगा, और यही बन गया D। तो हमसे यही पूछा गया था कि A क्या होगा, A प्राप्त हुआ फिनॉल, B प्राप्त हुआ सैलिसिलडिहाइड, C प्राप्त हुआ बेंजिल्डिहाइड, और D प्राप्त हुआ बेंजोइक एसिड। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां पर E नहीं होगा, ABCD मतलब 4 मान पूछे गए थे, तो चारों हमने ज्ञात कर लिए हैं। तो बस अभिक्रिया को पहचानना है, समझना, उसके बाद इसको करना है। क्लियर हो गया। बाद में इसके पहचान भी दिया गया, उन्होंने बोल दिया था कि जो लास्ट में प्राप्त होगा उसका अणुसूत्र ही होगा C7H6O2। देखिए 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और एक 7 कार्बन हो गए, ऑक्सीजन 2 हो रहे हैं, और हाइड्रोजन भी 6 हो रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 5 और 1 6। क्लियर हो गया। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, जो अगला प्रश्न हमको दिया गया है कि 1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर 250 ml विलेय बनाया गया। निर्जल सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार 53 है, विलयन की नॉर्मलता की गणना करनी है। देखिए प्यारे बच्चों, हमको नॉर्मलता ज्ञात करना है। ठीक है, तो नॉर्मलता बराबर एक सूत्र होता है, w गुणा 1000 E गुणा OV। ठीक है, अब यहां पर w कितना दिया गया है, देखिए w ये मान है, विलेय का भार 1.325 गुणा 1000 E तुल्यांकी भार जो कितना दिया गया है, 53, विलयन का आयतन दिया गया 250। ये कैंसिल कर देंगे, चौका आ गया, पॉइंट हटा के यहां पर बढ़ जाएंगे 3 0, 1 2 3 0। ठीक है, 4 से अब इसको काटेंगे, कितना आएगा, 4 एकम 4, यहाँ हो गए 13। ठीक है, 4 3 12, एक बचा हो गए 10, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंजे 20, और एक ये 0 ये बचा। अब 13 25 13 250, जब इसको इससे कैंसिल करेंगे, यहाँ आ गया 10, 10 की भाग जब 1 में करेंगे तो कितनी आ जाएगी नॉर्मलता, 0.1 N। बहुत ही सरल प्रश्न था, बस समझना है कि आपको न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करके आना है। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने इससे अलग 3 वीडियो डाली है, टॉप 75 प्रश्नों की हैं। सब वीडियो आप देख के चले जाइए, चैलेंज के साथ कह रहा हूं, पूरा पेपर आपको इन्हीं वीडियो में से मिलेगा। क्लियर है। अब है इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, 0.6 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में बने जलीय विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए। जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक इतना दिया गया है तथा जल का क्वथनांक। देखिए प्यारे बच्चों,
सवाल थोड़ा समझने में कठिन लग रहा होगा, लेकिन हमको निकालना है बिलियन का क्वथनांक, मतलब टीएस ज्ञात करना है। तो टीएस जब भी ज्ञात होगा जब हम डेल्टा टीएफ निकाल लेंगे। स्मॉल डब्लू गुणा 1000 गुणा डेल्टा टीएफ हिमांक बिलियन के क्वथनांक है, डेल्टा टीबी निकालना है बेटा। स्मॉल डब्लू गुणा 1000 गुणा केबी एम गुणा बड़ा डब्लू, क्योंकि क्वथनांक वाला प्रश्न है तो क्वथनांक का सूत्र लगाना है, हिमांक वाला होता तो एफ आ जाता है। ठीक है, स्मॉल डब्लू कितना है 0.6 गुणा 1000, केबी दिया गया है 0.5, एम यूरिया का होता है 7, बड़ा डब्लू कितना दिया गया 100 ग्राम। पॉइंट हटाओ 2 और 1 मतलब 3 जीरो बढ़ा दो, 3 जीरो से 3 जीरो को कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, अब 6 से 6 काट दीजिए। क्लियर हो गया। अब करते क्या है प्यारे बच्चों, यहां पर नीचे आ गया 1000, ऊपर है 52। ठीक है, तो 1000 की भाग जब 52 में करेंगे तो आएगा 052 केल्विन। यह डेल्टा टीबी निकल कर आ गया। ठीक है, टीएस हमको ज्ञात करना था, तो जब डेल्टा टीबी हमने ज्ञात कर लिया तो एक सूत्र होता है डेल्टा टीबी बराबर टीएस माइनस टी जीरो। टी जीरो मतलब है जल का क्वथनांक, विलायक का क्वथनांक दिया गया है। ठीक है, तो डेल्टा टीबी की जगह ये रख देंगे, ये वाला मान डेल्टा टीबी की जगह आ गया, टीएस माइनस टी जीरो 273.15, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 0.052 प्लस 273.15 बराबर टीएस। इनको जोड़ लेंगे, 2 5 और 5 10, एक इसमें ऐड हो जाएगा 2.273 केल्विन टीएस। यही हमको ज्ञात करना था। यहां पर हमने क्या किया प्यारे बच्चों, ऐड किया है। ठीक है, 5 और 5 10, 1 में 2 आ गया, 2 ये वाला ये आ गया, 273 आ गया। तो हमें यही पूछा गया था कि विलयन का क्वथनांक कितना होगा, तो टीएस निकल के आया 273.202 केल्विन। ठीक है, पहले हमने डेल्टा टीबी निकाला, उसके बाद हमने डेल्टा टीबी बराबर टीएस माइनस टी जीरो सूत्र लगाया, तब जाके ये मान निकल के आया। ठीक है, अगला प्रश्न, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना करनी है भाई। 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। देखिए ए बराबर तो हम रख लेंगे 100। प्रथम कोटि अभिक्रिया के सवाल ज्यादातर इसी तरीके से होंगे। 100 में से प्यारे बच्चों घटाना है तुमको 20, कितना निकल के आई अंतिम सांद्रता 80। ठीक है, 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। टी बराबर 10 मिनट, इससे हम के ज्ञात कर लेंगे। के बराबर होता है 2.303। प्रथम कोटि अभिक्रिया का फॉर्मूला लगाएंगे A/A माइनस एफ, 2.303। ठीक है, रख दो 10 log 10, ए की जगह कितना मान आता 100, और दूसरा a माइनस एक्स कितना निकल के आया 80, 20 पंजे 100, 20 चौक 80। ठीक है, तो k बराबर जो आएगा 2.303 बटे में 10। अब यहां पर लॉग भाग में, जब लॉग भाग में होता है तो घटा में जाता है। कैसे, log 5 माइनस log 4, ऐसे लिखेंगे, 10 बेस लगा देंगे। log 5 माइनस log 4, log 5 माइनस log 4। अब आपको मान पता होना चाहिए कि log 5 का मान क्या होगा, log 4 का क्या होगा। k बराबर 2.303 बटा 10। log 5 का जो मान होता है
0.6989 माइनस 0.6020। ठीक है, तो log 5 का मान क्या होता है 0.6989। अब इसको इसमें से घटाना है तो घटाते हैं। k बराबर 2.303 बटा 10 10। ठीक है, यहां से 9 आया, 8 में से 2 गया, 6 बचा, 9, 6 में से 6 गया 0.0। अब यहां से हमने जो अभिक्रिया 20% चली थी 10 मिनट में, उसके लिए हमने k ज्ञात कर लिया। अब हमसे बोला गया है कि अगर अभिक्रिया 80% चलती है तो उसके लिए t क्या निकलेगा। तो देखिए 80% के लिए a बराबर 100 रखेंगे, a माइनस एक्स बराबर 100 माइनस 80 बराबर कितना आएगा 20 आएगा। ठीक है, अब इसी 80% के लिए ही हमको समय ज्ञात करना है। दोबारा फिर लगाएंगे, k बराबर 2.303 t 80% log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, अब यहां पर हम k का मान जो हमने निकाला था प्यारे बच्चों वही रखना है। क्या निकाला था 2.303 बटा 10। ठीक है, 2.303 बटा 10 गुणा में 0.0। ठीक है, 0.0969 बराबर 2.303 t 80%। ठीक है, log 10 a की जगह 100, a माइनस एक्स की जगह 20, ये हो गया 20 पंजे 100। ठीक है, 2.30 ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 0.0969 बटे 10 बराबर 1/t80%। अब यहाँ log 5 बचा, log 5 का मान बताते 0.6989 क्या होता है 0.6989। ठीक है, अब यहां से t 80% को बाहर कर लीजिए। जब t 80% को बाहर करेंगे तब क्या बनेगा। ठीक है, तो ये वाला मान ये तो जाएंगे ऊपर, कैसे 10 गुणा 0.6989 बटे ये मान आएगा नीचे 0.0969। क्लियर है। अब यहां पर पॉइंट से पॉइंट कर दीजिए कैंसिल। ठीक है, जब इससे कैंसिल करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 6 9 8 9 और 1 0 ये ले लो, नीचे आएगा 969। अगर हम इसकी भाग करेंगे तो बताते हैं कितना आंसर आएगा, वरना आप इतना ही छोड़ देना, आंसर सही है। क्योंकि टाइम अगर आपके पास होता है प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम में तभी इसकी कैलकुलेशन करनी है। आगे 69890। ठीक है, भाग 969, तो कितना आया t 80% निकल कर आया, वो 72 मिनट निकल कर आया। कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि जो अभिक्रिया हमारी 20% 10 मिनट में चली थी, वही अभिक्रिया 80% कितने मिनट में चली 72 मिनट में चली। तो प्यारे बच्चों ये सवाल दिखने में तो बड़ा था लेकिन बहुत इजी था, क्योंकि यहाँ पर दोनों कंडीशन में प्रथम कोटि अभिक्रिया का फॉर्मूला लगाता। ठीक है, बस लॉग का मान पता होना चाहिए, और यही होता है कि ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में अगर लॉग पर प्रश्न आता है तो उसमें मान दिए जाते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित सेल के विद्युत भाग बल की गणना करनी है, मतलब ई नॉट सेल हमको ज्ञात करना है। देखिए यहां पर 2 इलेक्ट्रोड है, एक तो Mg के सामने Mg2 पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव के सामने Cu। अब इसमें सबसे पहले हमको ये देखना है कि कौन सा इलेक्ट्रोड ऑक्सीकरण करा रहा है, कौन सा अपक्षरण। देखिए इधर इलेक्ट्रॉनों में कमी हो रही है, ऑक्सीकरण करा रहा है, इधर इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि हो रही है, रिडक्शन करा रहा है। ठीक है, याद रखना, जहां कमी होती है वो ऑक्सीकरण कराता है, जहां वृद्धि होती है वहां अपक्षरण कराता है। फॉर्मूला लगेगा ई नॉट सेल बराबर ई नॉट ऑक्सी माइनस आ गई प्लस ई नॉट रिडक्शन। ठीक है,
ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम का जो विभव है वो कितना है? -2.37 प्लस रिडक्शन हो रहा है कॉपर का, इसका विभव कितना है? 0.34। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2.37 प्लस 0.34। ठीक है, जब इनको जोड़ेंगे 4 और 7 कितना हो गया? 11, 3 और 3 और 1 6 और 1 7, 2.71 वोल्ट। ठीक है, यही पूछा था। सेल के विद्युत वाहक बल की गणना करनी है, तो ये फॉर्मूला ई नॉट सेल बराबर माइनस के ई नॉट ऑक्सी प्लस ई नॉट रिडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न, या इस तरीके का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आपसे 101% पूछा जाएगा। तो याद रखें इन सवालों को प्यारे बच्चों सही से कवर करके जाएं, क्योंकि मैं वही प्रश्नों को बता रहा हूँ, उन्हीं अंक के प्रश्नों को बता रहा हूँ जो कि ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, उपसह संयोजक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखने। देखिए ये तो सॉलिड नंबर है 5, कम से कम 4 या 5 कंपाउंड के बारे में आपसे पूछा जाएगा, उनका आईयूपीएसी नाम। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब उपसह संयोजक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम। ठीक है, चलिए पहले की बात करते हैं एक ही। हमको दिया गया KCr H2O का होल ट्वाइस, फिर C2O4 का होल ट्वाइस। ये देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका नाम लिखने से पहले हम देखेंगे संकुल के आगे धनायन आ रहा है, तो पहले के का नाम लिखेंगे पोटेशियम। ठीक है, उसके बाद लिगेंड का नाम, अब यहां पर H2 का एक्वा बोला जाता है, इसको ऑक्सीलेटो, तो पहले इसका नाम आएगा डाई एक्वा H2O का नाम। ठीक है, डाई ऑक्सीलेटो, C2O4 को ऑक्सीलेटो बोला जाता। फिर यहां तक तो लिगेंड आ गए, धनायन लिगेंड, फिर धातु, केंद्रीय धातु Cr। संकुल कैसा है? निगेटिव है, क्योंकि आगे धनायन आ रहा है, तो Cr का नाम होगा क्रोमियम। ठीक है, फिर इसकी निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या। देखिए H2O की होती है 0, C2O4 की होती है -2, तो 2 आ रहा है, 2 दूनी 4 मतलब -4, के की होती है +1, तो -4 में से प्लस का बन गया तो बचा 3, तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकल के आएगी 3rd। क्लियर हो गया? तो प्यारे बच्चों ये पहले का नाम हो गया पोटेशियम डाई एक्वा डाई ऑक्सीलेटो क्रोमियम 3rd। ठीक है, दूसरा दिया गया है पीटी ClNO2, फिर NH3 का होल 4, फिर SO4। एक कंपाउंड हमको ये दिया गया है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो संकुल के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब संकुल कैसा है? धनायन है, और ये ऋणात्मक हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे। अब लिगेंड इसमें कई प्रकार से आ रहा है, एक तो एमीन आ रहा है, इसका नाम ए से शुरू होगा, नाइट्राइटो इसका एन से, क्लोरो सी से, तो पहले इसका नाम लिखेंगे 4 टेट्रा एमीन। ठीक है, उसके बाद सी का नाम क्लोरो या क्लोरिडो लिख सकते हैं। NO2 कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, नाइट्राइटो। ठीक है, टेट्रा एमीन क्लोरो नाइट्राइटो, फिर धातु पीटी प्लेटिनम। अब इसकी ऑक्सीजन संख्या लिखेंगे, तो ऑक्सीजन संख्या लिखेंगे NO2 की -1, Cl के -1, -1, -2, NH3 की होगी 0, SO4 की होती है -2, तो -2, -1 और -1, टोटल होगी 4। फिर बाद में लास्ट में नाम लिखा जाता है ऋणायन का, SO4 मतलब सल्फेट। क्लियर है? तो इसका जो नाम होगा टेट्रा एमीन क्लोरो नाइट्राइटो प्लेटिनम 4th सल्फेट। ठीक है, अब इसके बाद अगला कंपाउंड दिया गया है प्यारे बच्चों सी हमको दिया गया है, देखिए यही समझा देते हैं, इसका नाम ही लिख देते हैं। तो संकुल कैसा है? धनात्मक है, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं दिया है, ऋणायन दिया गया। तो पहले NH3 का नाम लिखेंगे, कितने आ रहे हैं? 6, तो लिखेंगे हेक्सा एमीन। CO का नाम कोबाल्ट।
हेक्साएमिन कोबाल्ट ऑक्सीजन संख्या NH3 की 0 होती है, Cl की -1 होती है, टोटल आ रहे हैं 3। थर्ड फिर लास्ट में रेडाइन का नाम मतलब Cl का नाम क्लोराइड, क्या नाम हो गया, हेक्साएमिन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक है, अब इसके बाद डी है Ti, टाइटेनियम दिया गया है, लिगेंड H2O है और H2O का होल 6 है 3 पॉजिटिव। इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, संकुल पॉजिटिव ऑलरेडी, H2O आ रहा है 6 तो लिखेंगे हेक्सा एक्वा। Ti मतलब टाइटेनियम, ऑक्सीजन संख्या थर्ड पहले ही आ रही है ऑलरेडी पॉजिटिव, और लास्ट में जब संकुल पर कोई पॉजिटिव निगेटिव हो तो लास्ट में लिखेंगे हम आयन। अगर कोई आवेश आता है तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, आयन लिख देंगे। तो क्या नाम होगा इसका, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड आयन। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर एक डाउट आ रहा होगा आपको कि कहीं कहीं धातु का नाम जो होता है वही आ रहा है, कहीं कहीं बदल के आ रहा है। देखिए याद रखें, जहां संकुल निगेटिव हो वहां धातु का नाम बदल के आएगा, बाकी सब में जो का तो लिखा जाएगा। Cr का नाम हमने इसलिए क्या लिखा है, क्रोमियम लिखा। ठीक है, बाकी सभी जगह प्लेटिनम संकुल पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है कोबाल्ट, यहाँ पर भी पॉजिटिव है टाइटेनियम। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, अब ई की बात करेंगे। ठीक है, देखो ई में दिया गया है, आगे धनायन है, इसका मतलब संकुल निगेटिव है, तो पहले के का नाम लिखेंगे पोटेशियम। ठीक है, फिर लिगेंड कितने आ रहे हैं, 4, टेट्रासियन का नाम साइनो, धातु Ni निकलेट, निकल नहीं निकलेट, ऑक्सीजन संख्या माइनस के 1 होती है, माइनस के 4 और प्लस के 1 होती है, प्लस के 2, तो प्लस के 2 और माइनस के 4 बची 2, तो क्या नाम हो गया इसका, पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट सेकंड। ठीक है, उसके बाद है एफ, इसमें हमको दिया गया है कंपाउंड पीटी NH3 का होल ट्वाइज और Cl2। संकुल प्यारे बच्चों उदासीन है, क्योंकि आगे भी कुछ नहीं लगा है और ना ही संकुल के पीछे। तो पहले लिगेंड का नाम डाई एमीन, NH3 का नाम लिखेंगे क्योंकि ए आता है इसमें, Cl2 का नाम डाई क्लोरो, धातु प्लेटिनम, ऑक्सीजन संख्या NH3 की 0, Cl की माइनस के 1, 2 Cl आ रहा है तो लिख सकते हैं सेकंड, क्या नाम होगा, डाई एमीन डाई क्लोरो प्लेटिनम सेकंड। ठीक है, अगला कंपाउंड दिया गया है जी, जिसमें दिया गया है NiCO का होल 4। ठीक है, संकुल उदासीन है, आगे कुछ नहीं है, ना ही धनायन है ना ही ऋणायन है, इसका मतलब संकुल उदासीन है। तो पहले इसका नाम लिखेंगे CO का टेट्रा, 4 के लिए टेट्रा कार्बोनिल, Ni निकेल, निकेल। ठीक है, CO की ऑक्सीजन संख्या जो होती है प्यारे बच्चों 0 होती है, क्या नाम होगा इसका, टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0। ठीक है, अब इसके बाद H, यहां पर ऋणायन दिया गया है, संकुल कैसा है, पॉजिटिव है, तो पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे डाई क्लोरो, En ट्वाइस। अब ट्वाइस का आप डाई नहीं लगाना, विस लगाना, क्योंकि En जो होता है द्विदंतुक लिगेंड होता है, तो लिखेंगे बिस। En का नाम होता है एथिलीन डाई एमीन, Cr मतलब क्रोमियम, फिर ऑक्सीजन संख्या Cl En की होती है 0, Cl की माइनस के 1 होती है, टोटल कितने आ रहे हैं, 2 और 1 3, थर्ड, और लास्ट में Cl आ रहा है तो लिख देंगे हम ऋणायन की जगह क्लोराइड। सिंपल फंडा है, पहले धनायन फिर लिगेंड फिर केंद्रीय धातु फिर ऑक्सीकरण संख्या फिर ऋणायन, ये कॉन्सेप्ट होता है इनका नाम लिखने में। ठीक है, लास्ट वाला ये है आई, जिसमें दिया गया है संकुल से बाहर CgM FeCl का 4 CgM। ठीक है,
क्योंकि धनायन दिया गया है, तो ये संकुल ऋणायन हो गया। Cl कितना है 4, टेट्रा क्लोरो। Fe का नाम यहां पर आयरन न लिखा जाएगा, अब क्या लिखा जाएगा फेरेट, क्योंकि संकुल नेगेटिव है, ठीक है, फेरेट। अब सीजियम क्या है +1 होती है, Cl की -1, तो माइनस के 4 में से प्लस का बन गया तो बची थर्ड, तो इसका नाम होगा सीजियम टेट्रा क्लोरो फेरेट थर्ड, ठीक है। अब है अगला Fe4 FeCN का होल 6 थर्ड। देखिए Fe4 यहां पर लिखेंगे Fe का आयरन 3 आ रहा तो लिख सकते हैं थर्ड। फिर लिगेंड का नाम हेक्सा, बहुत मोस्ट नाम है, इसको सही से पढ़ के जाना, हेक्सासाइनो Fe। फिर लिखेंगे फेरेट, क्यों लिखेंगे क्योंकि आगे धनायन दिया गया, संकुल कैसा हो गया नेगेटिव हो गया, तो Fe का नाम यहाँ फेरेट आएगा। अब इसकी ऑक्सीडेंट संख्या जो आएगी प्यारे बच्चों वो 2 आती है, कैसे, क्योंकि यहाँ पर Fe की ऑक्सीडेंट संख्या प्लस का 3 होगी, 4 3 12, ठीक है। मैं आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ अलग से, इससे कि आपको डाउट ना रहे कैसे निकालनी है इस Fe की ऑक्सीडेंट संख्या। देखिए 4 गुणा प्लस का 3 इसकी आगे, ठीक है, x Cn की -1। अब होल थ्राइज है तो होल थ्राइज का मतलब है कि 3 से इस पूरे में गुणा होनी है, ये हो गया 4 3 12, 3x प्लस माइनस माइनस और 3 6 18, 18 में से 12 गए, कितना बचा 6, 6 इधर जाके किसको हो गए प्लस के हो गए, तो 3 दूनी 6। इसका मतलब है कि जो अंदर वाला Fe है जो कि फेरेट का वर्क कर रहा है, उसकी ऑक्सीडेंट संख्या कितनी निकल के आई +2 निकल के आई। तो याद रखना है यहाँ पर Fe की +3 यूज होगी, और आयरन थर्ड इसलिए आया क्योंकि इसकी वैलेंसी यहाँ पर 3 है, ठीक है। अगला नाम है MnH2 का होल 6 SO4, ठीक है, संकुल पॉजिटिव है क्योंकि ऋणायन दिया गया, तो पहले H2 का नाम लिखेंगे तो हेक्सा एक्वा, Mn का नाम मैग्नीज, ठीक है। H2 की होती है 0, SO4 की होती है -2, तो लिख सकते हैं सेकंड, और SO4 का नाम सल्फेट। क्लियर हो गया। तो प्यारे बच्चों ये टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट उपसंयोजक यौगिक तो यौगिक थे जो ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में इन्हीं के बारे में इनके IUPAC नाम पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों इस वीडियो में वो प्रश्न थे जो कि कई सालों से बोर्ड परीक्षा में आ रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देखने के लिए थैंक यू बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।